नमस्कार छात्रों, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का कमाल का पाठ आत्मकथ्य। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक नोटबुक या टेक्स्ट बुक तो साथ में लेके बैठिए, नोटबुक साथ में लेकर के बैठिएगा जिसमें आप मेन चीजें नोट करेंगे। ठीक है, नोट करने का क्या तरीका होता है कि पूरी पोएम में, जैसे आत्मकथ्य ये जो पोएम है इसे अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइडेड नहीं है। अभी प्रेजेंटेशन में मैंने इसको 4-4 3-3 लाइन में तोड़ा है समझाने के लिए, लेकिन अगर आप कभी अपनी टेक्स्ट बुक खोल कर देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया, उसमें पूरी पोएम लिखी है। तो पढ़ने का सही तरीका क्या है कि आप लाइनें गिन लीजिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी लाइनें हैं, है ना। डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बुक में ही लिख लो या फिर नोटबुक में लाइन नंबर 1 उसका ये मीनिंग है, लाइन नंबर 2 में मैं हिंदी में समझ जाऊंगा क्या लिखा है, लाइन नंबर 3 इस तरीके से करो। पूरी लाइनें लिख लिख करके मीनिंग याद करोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अरे समझ रहे हो ना। टेक्स्ट बुक में क्योंकि तुमको लिखना तो पड़ेगा ही कि मीनिंग किस लाइन का सर क्या बता रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आता है आशय स्पष्ट कीजिए। या कभी कभी अगर लाइनें दे दी जाती है, उनका मीनिंग पूछा जाता है, ये तो होता ही है। साथ ही साथ कवि, कविता का नाम, कवि, कविता आत्मकथ्य है, कवि जयशंकर प्रसाद। कई बार पोएम से रिलेटेड इन जनरल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द पोएम इज बेसिकली ऑल अबाउट। आपको ये समझना होगा कि मतलब वाकई में कविता किस बारे में है। ये बात हमेशा याद रखना, जिसे क्यों पता होता है उसे क्या हमेशा पता होगा। कि जिसे ये पता है कि कविता क्यों लिखी गई है, उस कविता में क्या लिखा गया है, वो बता सकता है ना। अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति युद्ध बदला लेने के लिए कर रहा है तो कैसा युद्ध करेगा तुम बता सकते हो। अगर वो व्यक्ति केवल कर्तव्य निभाने के लिए युद्ध कर रहा है मजबूरी में, वो कैसा युद्ध करेगा तुम बता सकते हो। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं है। उसी तरीके से इस कविता में आप देखोगे। ठीक है, आप आ जाइए आत्मकथ्य। आत्मकथ्य किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। मैं आपको ये बात बता दूं, आप में से कई लोग मार्वल वगैरह की फिल्में देखते होंगे या हॉलीवुड की फिल्में, बॉलीवुड की कुछ फिल्में आपने देखी होंगी। आपने शेक्सपियर के बारे में, ऑस्कर वाइल्ड के बारे में, आपने कीटिंग्स के बारे में पढ़ा होगा। पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक बार इस काम को ध्यान से देखिए और अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइएगा ये काम उम्दा है या नहीं। परेशानी ये है कि वो दौर चला गया, वो लोग चले गए जो कभी शुद्ध हिंदी समझा करते थे। जब वो समझ ही नहीं सकते आज के लोग, तो वो अप्रिशिएट कैसे करेंगे। बट मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको एग्जामिनेशन के लिए तो मैं जो बताऊंगा वही आएगा, साइड बाय साइड में ये भी बता दूंगा, आपको थोड़ा अप्रिशिएट फील करवा देते हैं। ये बात याद रखना, जो समझ सकता है वही समझा सकता है। ठीक है, ये आ जाओ। आपका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं कौन सा पेज नंबर है। ये प्रोबेबली दिस इज, ये देखो मेरी ये जो नई बुक है अजीब ही है, इसमें पेज नंबर ही नहीं दिख रहा। पेज नंबर 28 है, सॉरी है पेज नंबर, साइड में लिखे होंगे पेज नंबर 28। आत्मकथ्य पे आ जाओ। देखो, इस कविता की पृष्ठभूमि आप पहले पढ़नी होगी, आपको समझनी होगी कविता किस बारे में। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, अगर मैं टू द पॉइंट आपको बताऊं, ही बिकेम अ वेरी फेमस ऑथर। वो इतने महान कवि बन गए कि मतलब उनकी एक रचना है कामायनी, इतनी कमाल की नॉवल मैंने शेक्सपियर की भी नहीं, अरे मैंने पढ़ी है बहुत। अरे मैंने वॉल्टर आइजैक्सन की स्टीव जॉब्स अभी हाल ही में पढ़ी, मैंने डॉक्टर कलाम की विंग्स ऑफ फायर जो ऑटोबायोग्राफी है, या बहुत सारी किताबें हैं। थिंक एंड ग्रो रिच की बात करें, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के बारे में बात करें, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस, बहुत सारी किताबें पढ़ी है मैंने, बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी है। लेकिन ये कामायनी कमाल की है। एनीवेज, जयशंकर प्रसाद जी की जब हम बात करते हैं तो वो उनको छायावादी युग का स्तंभ माना जाता है। छायावादी युग क्या है? छायावादी युग वो है जब एक ऐसा दौर आया हिंदी साहित्य में, जब ऐसे कवि आए जो क्या करते थे, जो बहुत इमेजिनेटिव बातें करते थे, जिनकी कविता चक्रव्यूह की तरह होती थी। मधुप गुन, ये लाइन है ना, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। अरे अरे, मधुप यानी कि भौरा, वो क्या कहना चाहते हैं समझ में नहीं आता। देखो, एक कविता होती है जैसे कि क्या, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, समझ में आता है क्या कहा गया है, समझ रहे हो ना। पर कुछ कविता ऐसी होती है जिनको समझना बड़ा मुश्किल है ना। बहुत सारी कविताएं तुमको ऐसे दिखेगी कि जिसको समझना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई क्लियर मीनिंग है ही नहीं। तो इस पोएम में भी जब हम बात कर रहे हैं तो इस पोएम की जो लाइनें हैं, इसका कुछ मीनिंग तुमको कोई और बताएगा, अलग सा मीनिंग कोई और बताएगा। किसी बुक में थोड़ा अलग सा मीनिंग लिखा होगा, किसी टीचर ने कोई अलग ही मीनिंग बताया होगा जो तुम्हें लगता है। ये बातें नॉर्मल है। ये पोएम पढ़ने से या पढ़ाने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, ये पोएम छायावादी युग की स्तंभ रहने वाले एक कवि की पोएम है। इस पोएम में 1937 में 50 साल से भी कम जिए थे साहब ये। वो भी उस समय पुराने जमाने में जब लोग ज्यादा जीते थे। 1800 में कुछ वाराणसी, पवित्र काशी, काशी में इनका ना बम बम बोल रहा है, काशी, वहां इनका जन्म तो हुआ, पर 50 साल भी ये ठीक से नहीं जी पाए और इनका निधन हो गया। एक कमाल का जीवन। तो
ये मैं आपको पोएम पढ़ाने से पहले ही बोल रहा हूं, इसके लाइनों का अलग अलग मीनिंग आपको अलग अलग लोग बताएंगे। तुम एग्जामिनेशन कुछ समय के लिए छोड़ दो और अपने दिल पे हाथ रखकर ये सोचने की कोशिश करो कि एक व्यक्ति जिसने जीवन जिया है, भले ही वो सफल ना हुआ हो, पर उसने अपना पूरा जीवन जी लिया और अभी मृत्यु के आखिरी कुछ सालों में वो कुछ लिख रहा है, वो अपने जीवन की सीख तुम्हें बता रहा है। वो बता रहा है कि मिला कहा वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, मुझे वो सुख कभी नहीं मिला जिसका सपना देखकर मैं जाग जाया करता था। आलिंगन में आते आते मैं गले लगाने वाला था उसको, मेरे इतने पास था। अरे गले लगाने के लिए पास होना चाहिए, इतने पास था लेकिन वो सुख चला गया। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनूं मैं मौन रहूं। मैं क्या, है ना, तुम तो मतलब मेरी गागर रीति करोगे, व्यंग मलिन उपहास तुम क्या करोगे। मेरे जीवन को देख करके तुम कहोगे मैं बहुत भोला था, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की है, तो तुम क्या करोगे मेरी आत्मकथा जानकर। दिस इज वॉट रियल हिंदी इज ऑल अबाउट। इसमें रस होना चाहिए। जो नीरस बच्चे हैं, जो मूर्ख शिक्षक है और जो मूर्ख चेले हैं, वो इसी तरीके से पाठ को पढ़ते हैं। वो क्या करेंगे, पाठ पढ़ेंगे, हाँ मधुप गुनगुना कर कह जाता है, मधुप का मतलब भौरा, गुनगुना मतलब गुंजार करते हुए कहा जाता है। ये क्या तरीका है पढ़ने का, समझने की कोशिश करो। दिस इज नॉट जस्ट अ पोएम, दिस इज द फाइनल मैसेज ऑफ अ मैन हु डाइड शॉर्टली आफ्टर राइटिंग दिस पोएम। ये केवल एक कविता नहीं है, ये उस व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति का, ये ऐसे व्यक्ति का अंतिम संदेश है जिसने ये कविता लिखने के कुछ सालों बाद वो चल बसे। तो अपने जीवन में तुम्हें गलतियां करने की जरूरत नहीं है, दूसरों की गलतियों से सीखो। ये कैसे शुरू होता है ये पाठ, तुम आओ पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पे देखो, तुम्हें पृष्ठभूमि दी गई होगी पाठ की। पेज नंबर 26 पे, पेज नंबर कहां लिखा होता है, साइड में लिखा होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ। पेज नंबर 26 पे तुम्हें जयशंकर प्रसाद जी के बारे में लिखा होगा। इनका जन्म 1879 में, है ना, ऐसे ही कुछ पढ़ते हैं, 1889 में वाराणसी में हुआ, ठीक है। काशी के प्रसिद्ध, ये सब इतना मत तुम याद रखो, तुम बस याद रखना कविता के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। अब तुम यहां जो पेज नंबर 27 पे देखो, प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ था, बस, है ना, उतना ही तुम्हें पढ़ना है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, जो प्रेमचंद जी हैं, आपके बहुत फेमस ऑथर, उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, हिंदी न्यूज़पेपर हंस नाम की पत्रिका निकाली। हंस एक पक्षी होता है, सफेद रंग का, श्वेत रंग का। उस पत्रिका में एक आत्मकथा, मतलब एक कॉलम ऐसा था उस न्यूज़पेपर में जिसमें बड़े बड़े हिंदी का न्यूज़पेपर था, तो जो बड़े बड़े सो कॉल्ड फेमस हिंदी के ऑथर्स और पोएट्स थे उस समय, उनकी जीवनी छापी जाती थी। तो एक मतलब इनसे भी दरख्वास्त हुआ, प्रेमचंद जी ने खुद जयशंकर प्रसाद जी से कहा कि आप बहुत बड़े लेखक हैं, आपकी रचनाएं, कामायनी जो आपने लिखी थी, इतनी फेमस किताबें, आपने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं, तुम देखो कितना अच्छा लिखते हैं, तो आप भी अपनी जीवनी हमें भेजिए, हमें बहुत खुशी होगी कि अगर हंस जो हमारा न्यूज़पेपर है उसके ऑटोबायोग्राफी वाले कॉलम में हम आपकी भी ऑटोबायोग्राफी छापे। पर जयशंकर प्रसाद जी अपनी रचना नहीं लिखना चाहते, वो अपनी आत्मकथा नहीं बताना चाहते थे। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम इस पोएम का टाइटल क्या है, पेज नंबर 28 पे दिख रहा होगा, आत्मकथ्य। देखो, एक होती है आत्मकथा। आत्मकथा क्या होता है, जिसमें मैंने अपना जीवन ऐसे का ऐसा तुम्हारे सामने लिख दिया, मेरी अच्छाइयां, मेरी बुराइयां, मेरे सत्कर्म, मेरे दुष्कर्म, मैंने पूरा जीवन, मेरे लाइफ में जो जो हुआ एज इट इज, मैंने तुम्हें अपनी पूरी लाइफ स्टोरी, पूरा जीवन इतिहास बता दिया। आत्मकथ्य क्या होता है, मैंने तुम्हें पूरा जीवन नहीं बताया, उस जीवन की बस थोड़ी सी झांकी दी कि मतलब एक समय था जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं अपनी प्रेमिका से, प्रसाद जी कहते हैं, मैं अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता था, अपनी धर्म पत्नी से, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। पूरा नहीं बताया कि क्या हो गया मेरी धर्म पत्नी को, कब मेरी शादी हुई, कब नहीं हुई, जीवन की छोटी सी, बहुत छोटी सी झांकियां दी है। तो जब आप किसी को अपने पूरे जीवन के बारे में नहीं बताते, उसकी छोटी सी झलक दिखाते हैं, तो वो आत्मकथा नहीं, वो आत्मकथ्य बन जाती, कथा से वो कथ्य हो जाता है, अधूरी कथा है, ठीक है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी कभी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे, क्यों, वो अब आपको यहाँ पे बड़े रोचक ढंग से कविता लिखते हैं वो। और देखिए विडंबना, देखिए साहब की इस कविता के लिखने के 4-5 साल के अंदर ही उनका निधन हो गया। हो सकता है दिस वाज परहैप्स द लास्ट वर्क, कदाचित ये अंतिम कार्य था एक महान दिग्गज का। आत्मकथ्य कविता देखते हैं हम, ठीक है। देखो,
मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इट इज द वर्क ऑफ अ लेजेंड, आपको ध्यान से देखना चाहिए। मधुप का मतलब क्या होता है? मधुप मतलब होता है भौरा। भौरा दोस्तों एक कीड़ा होता है, ठीक है, जो मतलब काला सा होता है और जो क्या करता है, फूलों के ऊपर भ्रमण करता है। तो आपसे क्या कह रहे हैं? मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, कि जब प्रेमचंद, माफ कीजिए, जब जयशंकर प्रसाद जी को ये कहा गया कि हम चाहते हैं, जब उन्हें प्रस्ताव दिया गया कि आप अपनी जीवनी लिखिए, आप अपने जीवन के बारे में हमें बताइए, हम आपकी जीवनी, हम आपकी ऑटोबायोग्राफी इस हंस पत्रिका में छापना चाहते हैं, आप हमें अपनी जीवनी बताइए। जब जयशंकर प्रसाद जी को अपनी जीवनी बताने के बारे में कहा गया तो मधुप मतलब मन रूपी भौरा, जैसे भौरा जो होता है ना, वो फूल पे मंडराता रहता है, ऐसा नहीं होता कि एक फूल है भौरा उसके ऊपर जाके बैठ गया, नहीं, भौरा जो है यहां फिर इधर उधर, जैसे भौरा जो है गुंजार करता रहता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कभी आपने अपना फोन वाइब्रेट मोड में डाल दिया और कोई कॉल कर रहा है आपको, है ना, मतलब मैं ठीक से नहीं बता पा रहा पर भर अजीब सी आवाज आती है। तो यहां पे वो ये कहना चाहते हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, कि जब जयशंकर प्रसाद जी को ये कहा गया, उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि आप हमें अपने जीवन के बारे में बताइए, हम आपकी जीवनी छापना चाहते हैं, तो ये बात सुन के उनका मन रूपी भौरा उनकी यादों में कहीं खो गया। जो उनकी यादें क्या है? उनकी यादें फूल की तरह है, जैसे भौरा एक फूल पे नहीं रहता, वो इधर उधर जाता रहता है, वैसे जो है यही इनके साथ भी हुआ। उनका मन जो है, जैसे उनसे कहा गया कि आप हमें अपने जीवन के बारे में बताइए, वो एक सेकंड के लिए अपने अपने ख्यालों में खो गए कि मेरा जीवन, और फिर वो अपने जीवन के बारे में सोचने लगे, और क्या क्या सोचते हैं वो आगे बताएंगे। खैर, इन लाइनों का क्या मतलब है? देखो, यहां कवि ने अपने मन को भौरे की संज्ञा दी है। तुम संज्ञा विसंज्ञा तुम छोड़ दो, तुम तो बस स्पष्ट समझो साहब, ये एग्जामिनेशन में संज्ञा वंज्ञा नहीं चलता। तुम यही लिखना कि यहां पे कवि ने अपने मन को भौरा माना है, कि है ना, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, कि जब कवि जयशंकर प्रसाद जी के सामने ये प्रस्ताव रखा गया, या जब उनसे कहा गया कि आप अपनी जीवनी लिखिए, हम आपकी जीवनी छापना चाहते हैं, उनसे उनके जीवन के बारे में पूछा गया, तो उनका मन एक भौरे के समान पुरानी यादों में खो गया, है ना, जैसे एक भौरा फूल में खो जाता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज कहीं, वह यही नहीं समझ पा रहे थे कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। नाउ दिस इज नॉट द एंटायर आंसर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखो ये जो लाइनें आपकी, कमॉन कमॉन कमॉन, पेन कहां गया? हाँ, ये जो लाइनें हैं आपकी, ठीक है, कौन सी लाइनों की मैं बात कर रहा हूं? मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। देखो मैंने ये पोएम स्टार्ट करने से पहले भी आपको बताया था कि कई लोग इस पोएम की लाइनों का अलग अलग मीनिंग बताते हैं। क्यों? ये छायावादी कविताओं की विशेषता है कि इसे गेस करना बहुत मुश्किल होता है। दो मीनिंग है, दोबारा बताता हूं। एक तरफ तो ये देखो, ऊपर वाली लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, जब कवि से कहा गया कि आप हमें अपने जीवन के बारे में बताइए, तो उनका मन एक भौरे की तरह अपनी पुरानी यादों में विचरने लगा, पुरानी यादों में इधर उधर खो गया, बस। दूसरा क्या है? दूसरी लाइन क्या है? मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मुरझाकर पत्तियां, आपको पता है दोस्तों कि जब भी सर्दी के मौसम में, वसंत ऋतु में नए नए पत्ते, नए नए फूल उगते हैं, सर्दी के मौसम में, पतझड़ का जो मौसम आता है, सारी पत्तियां गिर जाती हैं। दो मीनिंग है। मीनिंग नंबर 1 कि जो सूखी हुई पत्तियां हैं, कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन नश्वर है, कि जीवन मरणशील है, ठीक है, मतलब अरे जैसे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं ना कि मरो परंतु यो मरो की याद जो करे, मत्र हो ये जान लो, यानी कि तुम मरने वाले हो ये जान लो। एनीवेज, तो जयशंकर प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि जीवन नश्वर है, कि मरना तो एक दिन सबको है। तो ये मुरझाकर गिरती हुई पत्तियां इस बात को दिखा रही हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ जी ली है, और वो ये बताना चाहते हैं कि जीवन नश्वर है, बस इतना ही लिखना है कि मृत्यु सबको एक ना एक दिन आनी है। ये कुछ लोग कहते हैं। दूसरा मीनिंग जो मेरे ख्याल से ज्यादा सही है, कि जब यहां पे हम पत्तियों के बारे में बात करते हैं, स्टूडेंट्स लेट मी स्विच द कलर टू ग्रीन। यस, जब हम पत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो पत्तियों से वो एक्चुअली सुख या दुख की बात करते हैं, है ना। जब वो पत्तियों के बारे में बात करते हैं ना, तो पत्तियों से वो क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, पत्तियों से वो सुख या दुख के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
कि एक समय था कि जब उनके जीवन में सुख था पर मुरझाकर गिर रही पत्तियां, यानी कि एक एक करके अब उनके जीवन का सारा सुख जो है धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, कि उनका जीवन रूपी वृक्ष कभी हरा भरा था, सुखी था, पर अब वो सूख रहा है, यानी कि जीवन में उदासी, दुख, कष्ट, ये सारी चीजें जीवन में आ रही है। दो मीनिंग है। मीनिंग नंबर 1, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी घनी, यानी कि कितनी सारी पत्तियां गिर रही है, यानी कि उनका जीवन नश्वर है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये सिंपल सा एक मीनिंग है। दूसरा मीनिंग क्या निकालते हैं लोग, अपने टीचर से भी पूछना, मेरे हिसाब से दूसरा मीनिंग ज्यादा सटीक है कि पत्तियों का जो है पत्तियों की तुलना सुख एवं दुख से की गई है, कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन रूपी वृक्ष सूख रहा है। ठीक है, एक समय था जब उनके जीवन में बहुत सारा सुख था, पर अब धीरे धीरे करके वो सारा सुख जो है उनके जीवन से जा रहा है। ठीक है, बस तुम्हें जो सही लगे तुम वो लिखना। तो मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि जब मुझसे कहा गया कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं तो अचानक से मेरा मन जो है एक भौरे वो भौरा जैसे इधर उधर जाता है ना, मेरा मन जो है एक भौरे की तरह मेरे पुरानी यादों में खो गया है ना। एक समय था जब मेरा जीवन बहुत हरा भरा था, मेरे जीवन में बहुत सुख था, लेकिन अब वो सुख धीरे धीरे मेरे जीवन में अब कोई सुख नहीं है। एक टाइम पर था जब उनकी पत्नी जिंदा थी, तुम देखोगे, एक जो अभी इस दुनिया में नहीं है, एक टाइम पे मेरे जीवन में सुख था, पर अब वो धीरे धीरे करके मेरे जीवन का सारा सुख चला गया। मेरा जीवन तो नीरस है, मेरे जीवन में अब कोई सुख नहीं है। तुम ये भी लिख देना आगे, दोनों लिख देना मीनिंग, जीवन जो है नश्वर है, जीवन मरणशील है, मृत्यु एक दिन सबको प्राप्त होनी है। ये इन दो लाइनों से वो कहना चाहते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीति। क्या लाइन है, मानना पड़ेगा, बाप रे बाप। मैं आपको समझाता हूं। पहली लाइन समझ गए, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, है ना, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप गुनगुनाकर की जब कहा गया कि आप अपनी जीवन रचना बताइए, तो एक भौरा जैसे फूल में खो जाता है, उनका मन रूपी भौरा अपने जीवन की पुरानी यादों में खो गया। दूसरी लाइन, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। भाई सीधी सी बात है कि कवि का जीवन रूपी वृक्ष सूख रहा है ना, पत्तियों को सुख और दुख से जोड़ा गया है। एक समय था जब कवि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में सुख था, किंतु अब उनके जीवन में कोई सुख नहीं है। साथ ही साथ जीवन नश्वर है, दोनों मीनिंग लिख देना। साथ ही साथ जीवन नश्वर है, एक समय पे जीवन में सुख था, आज नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जीवन नश्वर है, जीवन मरणशील है। बस तीसरी लाइन में आ जाना जो बोर्ड पे, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। देखो ये बात ध्यान से समझना, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, वो कह रहे गंभीर अनंत नीलिमा, यहाँ पे आकाश की बात हो रही है ना। तुम में से किसी का नाम आकाश है तो तुम्हारे लिए ये लाइन है, ठीक है ना। मैं भी एक कमाल के बंदे को जानता हूं। एनीवेज, कहां गई यार लाइन, हाँ, इस गंभीर अनंत नीलिमा, गंभीर गहरा, ये सब तुम्हें याद नहीं करना है। गंभीर मतलब गहरा नहीं, याद तो वही करना जो मैं तुम्हें बताऊंगा, बस समझ जाओ कहना क्या चाहते हैं। गंभीर, अनंत जिसका कोई अंत नहीं हो, नीला यानी कि ब्लू, है ना, ऑफ कोर्स ब्लू इंक से भी मैं लिख रहा हूं। ये आकाश के बारे में बात हो रही है, आसमान की। देखो अब वो ये तुमसे कहना चाहते हैं कि आकाश जो है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस आकाश के नीचे ना जाने कितने ही लोग थे जिन्होंने अपना जीवन इतिहास लिखा है, अपने जीवन के बारे में बात की है। ठीक है, उसी का कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया है। देखो जब वो तुमसे ये कहते हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में, ये गंभीर अनंत नीलिमा, ये तीनों वर्ड का कोई मतलब नहीं। इन तीनों वर्ड का मतलब है आकाश। इन तीनों वर्ड्स का क्या मतलब है, इन तीनों वर्ड्स का मतलब है आकाश। बस इस आकाश में असंख्य जीवन इतिहास, यानी कि इस धरती में बहुत से लोग पैदा हुए हैं। ये धरती मां है जहां गंगा पुत्र से लेकर सूर्य पुत्र, इंद्र पुत्र, कौन कौन नहीं हुआ है। अरे कहने का मतलब है कि बहुत लोग यहां पैदा हुए हैं।
तो इस आकाश के नीचे पैदा होने वाले लोग, ये जो आकाश है इसके तले कई लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है, तो मैं भी लिख दूं, क्या बड़ी बात है, कोई नया काम तो है नहीं। मुझसे पहले प्रेमचंद जी ने भी लिखा होगा, मुझसे पहले हरिशंकर परसाई जी ने भी लिखा होगा, अलग अलग लेखकों ने लिखा होगा, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग, व्यंग यानी कि ह्यूमर, मलिन उपहास, मलिन गंदा उपहास, तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। क्यों? जयशंकर प्रसाद जी का यह मानना है कि जो भी व्यक्ति, पहले वो कहते हैं कि बहुत लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, फिर वो कहते हैं कि जो भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है वो अपना मजाक उड़वा रहा है। क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, तुम्हारा जीवन जैसा था, तुम्हारे सही डिसीजंस, तुम्हारे गलत डिसीजंस, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारे दुष्कर्म, तुम्हारा जीवन जैसा था तुम एज इट इज लोगों के सामने उतार दो। तो लोग क्या है, तुम्हारी गलतियों पे हंसेंगे। तुमने कोई महान काम किया तो लोग उसे अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन लोग हंसेंगे भी, अरे ये देखो ये बेवकूफ था, अरे ये, अरे जयशंकर प्रसाद जी देखो, अरे 15-16 साल की उम्र में इश्क लड़ाने लगे। अरे लोग बोल सकते हैं ऐसा। अरे कहने का मतलब है कि जयशंकर प्रसाद जी का यह मानना था, वो कंफर्टेबल नहीं थे कि मैं अपना पूरा जीवन कैसे किसी के सामने उठा के रख दूं कि कोई भी उसे खोल के पढ़ लेगा, जो जिसे मैं जानता भी नहीं हूं। कैसे वो मेरी कमियों पे हंसेगा भी? क्यों नहीं, तुम नहीं हंसते? बहुत सारे लोग होते हैं उनकी कमियों पे हम हंसते ही हैं। आज हमें लोगों का इतिहास पता है, आज हम बैठ करके गेस करते हैं, है ना। जैसे रामायण में एक स्त्री ने मुझसे सवाल पूछा था हाल ही में कि क्यों उन्होंने माता सीता को वन में भेज दिया, उसका कोई खास जवाब मेरे पास भी नहीं है ना। लेकिन मैं ये समझना चाहता था उस वक्त, वो छोड़ो, तुम उसमें मत पढ़ो, पर कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वो उनकी गलती थी। ये नहीं था कि राम जी ने बहुत कोई सही काम किया, उस समय उनको जो सही लगा, जिसे उन्होंने अपना धर्म माना, उन्होंने उस धर्म का पालन किया। इसमें सही और गलत में मत पढ़ो, ये बात याद रखना। अगर मेरे स्टूडेंट हो, सही और गलत कंडीशनल है। तुम किसी का खून कर देते हो या तुम किसी से लड़ाई करते हो, अगर तुम सही रीजन के लिए कर रहे हो, तो फिर अगर मानो कि कोई चोरी कर रहा है और उस चोरी को रोकने के लिए तुम उससे लड़ रहे हो, तो ये काम सही काम है। वहीं पे कोई जो है सो रहा है और तुम रात में उसको मार रहे हो और उसके चौकीदार से लड़ रहे हो उसका पैसा चुराने के लिए, ये गलत काम है। दोनों ही केसेस में तुम लड़ रहे हो, पर कंडीशन सही को सही बना देती है, गलत को गलत। ये गूढ़ सत्य जान लो, अगर बुद्धिमान बनना चाहते हो तो कभी भी कंडीशनल बातों में मत पड़ो। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने उनको भेज दिया वन में, सही गलत में मत पड़ो। तुम ये समझने की कोशिश करो कि हम भी क्या नहीं मजाक उड़ाते, हम भी क्या उनकी कमियों को देखकर ये नहीं सोचते कि ये कैसे, मतलब पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा भी कर सकते थे। होता है ऐसा। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब तुम किसी और को गेम खेलते हुए देख रहे हो और उसकी गलती को देख के तुम ये सोचते हो कि अरे ये तो कैसा, मतलब कैसा अजीब सा आदमी, कैसा बेवकूफ है, इसको तुरंत रीलोड कर लेना चाहिए था पहले से ही, है ना, पहले इसको देखना चाहिए था, या यहाँ पे उसको कुछ करना चाहिए था, हम ऐसा सोचते हैं। उसी तरीके से दोस्तों यहां पर भी यही कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब तुम किसी का जीवन एज इट इज पढ़ते हो ना, तो उसकी कमियों को देख के तुम व्यंग मलिन उपहास करोगे, तुम उसकी कमियों पर हंसोगे, तुम ये भी सोचोगे कि कैसा बेवकूफ व्यक्ति है, इसने ऐसा कैसे कर दिया। उसी का जिक्र यहां पे किया जा रहा है ना। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी यही कहना चाहते हैं, पहली लाइन, इस गंभीर अनंत नीलिमा, मतलब आकाश की बात हो रही है, इस आकाश में असंख्य जीवन इतिहास, बहुत सारे लोग इस धरती पे जन्मे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मकथा लिख दी है। लेकिन ये लोग जो हैं, इतने सारे लोगों ने जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिख दी है, ये लोग अपना ही मजाक बना रहे हैं, क्योंकि इनके जीवन को पढ़ के इनकी कमियों के ऊपर लोग हंसते हैं, लोग सोचते हैं अरे बेवकूफ था ये, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। अगर हंसेंगे भी नहीं तो भी सोचते हैं कि ये गलत तरीका था, अगर ये डिसीजन लेता लाइफ में तो। देखिए, किसी के जीवन को देखकर कह देना कि तुम्हें ये करना चाहिए था बहुत आसान होता है, पर उस वक्त वहां पर रहना, उस प्रेशर को महसूस करना और उसके बाद कोई निर्णय लेना कठिन काम है। तो स्टूडेंट्स, मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूं, आप सही गलत में मत पढ़ो, क्या लिखा है पहले वो बस वो देखो। इस गंभीर अनंत, बहुत सारे लोगों ने जो इस धरती पे जन्मे हैं, इस आकाश के तले बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के बारे में लिखा है, अपनी आत्मकथा, अपना जीवन इतिहास लिखा है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिख के अपना ही मजाक बनवाया है, क्योंकि जब भी लोग इनकी आत्मकथा पढ़ते हैं तो इनकी कमियों पर, इनकी गलतियों पे लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तब भी
पहले तो ये बताते हैं कि जितने भी लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उनकी जीवन की कहानी पढ़ के लोगों ने उनकी कमियों पे उनकी कमियों का मजाक उड़ाया है। ये जानते हुए भी तब भी तुम कहते हो कि मैं भी अपनी कमियां रख दूं, मैं भी अपने जीवन में, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? समझ रहे हो ये पूरी पोयम क्यों लिखी गई? क्योंकि जब जयशंकर प्रसाद जी को कहा गया कि आप जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए, हम हंस पत्रिका में वो ऑटोबायोग्राफी सेक्शन में छापना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया, तो उनके दोस्त उनके पीछे पड़ गए थे, अरे लिख दो ना, तुम इतने महान लेखक हो, जीवन का क्या भरोसा, हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, लिखो ना, लिखो ना। वो कामायनी जैसी उनकी बहुत कमाल की रचना थी, लिखो। तो वो यही कहते थे कैसे लिख दूं इस, है ना, इस अनंत, है ना, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास की कई लोगों ने इस दुनिया में, इस आकाश के तले, अनंत नीले आकाश के तले कई लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है, और लोगों ने क्या किया है, उनके जीवन इतिहास को पढ़ के उनकी कमियों का मजाक ही उड़ाया है। फिर भी कहते हो तुम, फिर भी तुम मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं भी अपना जीवन इतिहास, मैं भी अपनी कमियां तुम्हारे सामने रख दूं। फिर वो कहते हैं तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति का मतलब है, देखो, गागर का मतलब होता है मटका, रीति का मतलब होता है खाली। अरे समझ रहे हो ना? अरे मजा लो बस तुम, मटका या फिर तुम करो इसको घड़ा कह सकते हो, एक ही बात है। छोड़ दो, भूल जाओ कि एग्जामिनेशन में आएगा। रीति का मतलब होता है खाली, ठीक है? ऐसा तो नहीं कि बगल में मीनिंग दिया है मैडम ने, पीपीटी मैं नहीं बनाता हूं अभी, ठीक है? ठीक है, चलो। घड़ा, रीति मतलब नियम, पता नहीं कुछ अलग ही लिखा है इनका, तुम ये सब मत पढ़ो। कवि अपने मित्रों से प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या तुम भी यही चाहते हो जिन्हें पढ़कर तुम मेरे जीवन की खाली गागरी को देखकर मेरा मजा। ये रीति मतलब नियम, ये गलत है, ठीक है? इस पे मत ध्यान देना। तुम तो जो बस मैंने लिखवाया उसके बारे में ध्यान देना। गागर का मतलब क्या होता है? गागर का मतलब होता है घड़ा, तुम अपने साथ लिख लेना। रीति का मतलब होता है खाली, ठीक है? तो यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं, मैं पता है गारंटी के साथ कह सकता हूँ स्टूडेंट्स कि तुम इतना तो समझ ही गए होंगे। ये 3 लाइन, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 तुम समझ गए हो। इस गंभीर अनंत, इस धरती में बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है। इस आकाश के तले बहुत सारे लोगों ने अपनी जीवनी, अपनी आत्मकथा लिखी है। और लोगों ने, सेकंड लाइन का मीनिंग, लोगों ने अक्सर उनकी आत्मकथा को पढ़ के, उनके जीवन में झांक करके उनकी कमियों का मजाक उड़ाया। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी, तब भी तुम कहते हो कि मैं भी अपनी आत्मकथा कह दूं, अपनी जीवन की कमियां कह दूं, है ना? मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, कि मेरे जीवन का घड़ा जो है वो खाली है। तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, इतने महान लेखक जयशंकर प्रसाद जो स्तंभ है छायावाद युग के, अरे वो महान जयशंकर प्रसाद जी जिन्होंने कविता लिखी है, कामायनी जैसी रचना लिखी है, उनके जीवन में तो बहुत कुछ होगा बताने के लिए, मैं क्या बताऊं। तुम क्या ना, वो यही कहते हैं, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तुम सुख पाओगे जब तुम ये देखोगे कि ये गागर, मेरा जीवन रूपी घड़ा खाली है, मेरे पास वो सुख नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ भी बहुत सारा नहीं है जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो तुम्हें लिखना यहां पर यही है कि कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में, कोई भी आंसर ऐसे ही मानो ये 4 लाइनें दी जाती हैं, आंसर कैसे स्टार्ट करोगे? निम्नलिखित पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं, इसके बाद ही लिखना। उसके बाद वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि इस अनंत आकाश के तले कई लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है, और अक्सर लोगों ने उनका जीवन इतिहास पढ़ के ऐसे लोगों का मजाक ही उड़ाया है। फिर भी क्या तुम ये चाहते हो कि मैं भी अपना जीवन इतिहास लिख दूं ताकि तुम उसे पढ़ के मेरी कमियों का भी मजाक उड़ाऊं? साथ ही साथ अंत में जयशंकर प्रसाद जी यही कहते हैं कि उनकी गागर रीति, यानी कि उनका जीवन रूपी घड़ा, उनके जीवन का घड़ा खाली है ना, उसमें वो सुख नहीं है जो लोग समझते हैं। तुम सुनकर सुख पाओगे का मतलब है तुम सुनकर, मतलब जब देखो तुम्हारा दोस्त गरीब है, तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे तुम दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम मुझसे अमीर हो, तुम्हें अच्छा लगता है? क्यों? दोस्ती बराबरी में की जाती है। हाँ, घनिष्ठ मित्रता है, बात अलग है, पर जो नॉर्मल दोस्ती है वो बराबरी में की जाती है। क्यों? कि कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा तो आएगा, पर जब लोगों को ये पता चलेगा कि अरे ये तो इतना महान लेखक था लेकिन इसके जीवन में भी कोई सुख नहीं था, तो भले ही वो खुश नहीं होंगे पर उनको थोड़ी सी अंदर से अंदर खुशी होगी। अरे ये बहुत डीप में मैंने समझाया, तुम इतना लिखना मत, तुम यही समझ के चलना कि वो यही कहते हैं कि गागर रीति, यानी कि मेरा जीवन रूपी घड़ा जो है वो खाली है, उसमें कोई सुख नहीं है, ठीक है? तुम मेरा मजाक ही उड़ाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा जीवन रूपी घड़ा खाली है। अगेन,
किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब यहां पे बहुत कमाल की लाइन है, देखो जयशंकर प्रसाद जी ये कहते हैं कि चलो मान लो मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख भी थी, तो मैं अपनी पूरी जीवन की कहानी आत्मकथा लिख दूंगा, पूरे जीवन के बारे में लिख दूंगा, तो मेरे जीवन में किसी ने मेरे साथ किसी ना किसी ने मेरे साथ बुरा किया होगा, उसके बारे में ही मुझे लिखना पड़ेगा, और ये तो पब्लिकली पब्लिश हो रही है, वो बंदा पढ़ेगा तो उसे कैसा लगेगा कि मैंने इस व्यक्ति के साथ इतना बुरा किया, और लोगों को पता चलेगा ये वो व्यक्ति है तो लोग उससे नफरत करेंगे। कई बार होता है ना कि जाने अनजाने में आप चीजें कर देते हो, या मानो ऐसा होता है कि मानो मैं जयशंकर प्रसाद जी का दोस्त हूं, मानो तुम जयशंकर प्रसाद जी के बेटा बेटी, आप जयशंकर प्रसाद जी के दोस्त हैं, और एकदम से आपको ये पता चलता है कि आप उनकी वो मानो चल बसे, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं और आप सोचते हैं कि जब इनकी पत्नी चल बसी थी मुझे इनके साथ होना चाहिए था, तो तुम्हें दुख होगा कि जब मेरे दोस्त को मेरी जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता थी, सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं उसके साथ नहीं था। समझ रहे हो? तो वो अपने जीवन की कहानी लिख के किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। दुख क्यों होगा लोगों को उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ के? दो रीजन से हो सकता है। रीजन नंबर वन, या तो वही दुख देने वाले होंगे उनके जीवन में, तो लिखेंगे मेरे जीवन में इसने मेरे को दुख दिया तो उसको प्रॉब्लम होगी। रीजन नंबर टू, जब वो अपने जीवन के दुख के बारे में बताएंगे ना लोगों को, तो लोगों को यही लगेगा कि हमें मदद करनी चाहिए थी, हमें ये करना चाहिए था। तो वो ये कहते हैं किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। अपने को समझो, इनकी खाली करने वाले, क्या खाली करने वाले? अभी हमने देखा था दोस्तों, भाई कहां गया, हाँ अभी हमने देखा था गागर रीति क्या खाली है, मेरे जीवन का घड़ा या मेरा जीवन रूपी घड़ा एक ही बात है, मेरे जीवन का घड़ा, मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी उसमें उसमें कुछ नहीं है, उसमें वो सुख नहीं है, उसमें दुख ही है। मेरा जीवन रूपी घड़ा खाली है, मतलब जीवन रूपी घड़ा खाली है मतलब उसमें क्या भरा होना चाहिए? सुख भरा होना चाहिए, लेकिन सुख ही नहीं है जीवन में। तो मेरा जीवन रूपी घड़ा जो सुख से भरा होना चाहिए वो खाली है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, कि तुमने ही मुझे कभी चोट पहुंचाई हो, तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। तुम ये समझो, मेरी आत्मा अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि तुम कहीं ऐसा मत समझना, अगर मैंने मानो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख दी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ के तुम्हें ये लगे कि मेरी वजह से मेरे इस मित्र को दुख हुआ है। वो नहीं चाहते, ये उनकी विनम्रता है। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में इतना सफल होने के बाद भी अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचे, यही तो महान त्याग है। अरे वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए मनुष्य के लिए मरे। वही पशु प्रवृत्ति है, वो जानवर इंसान है जो केवल आप ही चरे, जो केवल अपने बारे में सोचता है। साधक कहता है कि पूरा तन गहने से लाद लो, है ना, और प्राण निकल गए, पूरा तन गहने से, अच्छे रेमंड कैम्ब्रिज के ना लुई फिलिप, पूरा तन तुम सजा लो और प्राण निकल गए तो ये सब धरा का धरा रह जाएगा। क्रिया बाद में होगी, पहले घर वाले बंटवारा करेंगे, नाक का हम लेंगे, कान का हम लेंगे। अरे सच है, अरे हाँ या ना, यही होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, पूरा तन सजा लो, सब चला जाएगा। गले में कोई तुलसी की माला पड़ी होगी उसको कोई नहीं पूछेगा, जनेऊ पड़ा होगा उसको कोई नहीं पूछेगा, वो तुम्हारे साथ ही चला जाएगा। खैर हम कहां से कहां आ गए। जयशंकर प्रसाद जी एक महान व्यक्ति है ना, जो अपने बारे में सोचते थे, अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचते थे। ही वॉज अ ग्रेट मैन। तो हमेशा अपने मार्क्स के बारे में, अपने पर्सनल गोल्स होने चाहिए, बट स्पिरिचुअल गोल्स भी कहीं ना कहीं होने चाहिए। हमें क्या सर मुंडवा के सर नदी में नहाने जाना है? नहीं। इसका ये मतलब होता है किस तरीके का इंसान बनना है। मैं जीवन में चाहे गरीब रहा किंतु मैं चोरी नहीं करूंगा कभी भी, भले ही अवसर मेरे सामने है, चोर से चोरी करना हो, मैं चोरी नहीं करूंगा। ये एक सिद्धांत बन सकता है। मैं जीवन भर अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो ना हो, किंतु फिर भी मैं कभी लाइन नहीं मारूंगा किसी लड़की पे या कोई नौटंकी नहीं करूंगा। ये जीवन में एक सिद्धांत हो सकता है। तुम गलत हो सही हो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि तुमने जिसे अपना धर्म माना, क्या तुमने उस धर्म का उल्लंघन किया या नहीं किया। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि कभी कभी कलम नीचे रख के ये सोचना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं। वो तो प्रोफेशन की बात है, पर तुम कैसा इंसान बनना चाहते हो ये सोचना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो प्रोफेशन कोई भी तुम्हारा बना देगा आगे। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक,
किंतु कहीं ऐसा ना हो, तो इसमें इन पंक्तियों में क्या पढ़ना है? इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी यही कहना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं तुम्हें अपनी आत्मकथा बता दूं तो तुम अपने आप को मेरे जीवन के दुख का कारण समझो। ठीक है। हाँ, तीसरी लाइन, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचन को और प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। वो ये कहते हैं कि देखो, मानो मैंने, वो दो चीजें कहते हैं, मानो मैंने अपनी आत्मकथा लिख दी, रीजन पॉइंट नंबर 1, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आत्मकथा पढ़ के मेरे परिजनों को, मेरे मित्रों को दुख पहुंचे और वो मेरे जीवन में, क्योंकि मेरा मेरा घड़ा तो खाली है, उसमें सुख है ही नहीं, तो मेरे जीवन में दुख ही है, तो मेरे जीवन के दुख का कारण वो अपने आप को समझे। मैं अपनों को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, रीजन नंबर 1 मैं नहीं लिखूंगा। रीजन नंबर 2, चलो फिर भी मानो मैंने लिख ली अपनी आत्मकथा, तो उससे क्या होगा कि मेरी सरलता, यह विडंबना, विडंबना यानी कि इट इज अ स्ट्रेंज थिंग, ये बड़ी बड़ी विचित्र बात है साहब, बड़ी रहस्य की बात है कि अगर मैंने लिख भी दी तो लोग मेरे भोलेपन का मजाक उड़ाएंगे। मैं अपने भोले में बहुत, मैं अपने जीवन में बहुत सरल था, मैं एक भोला इंसान था, मैं बहुत सरल, मैं एक बहुत भोला इंसान था। और भोलेपन का, जब कोई इंसान भोला होता है, बहुत सरल होता है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, भोला इंसान है, गलती तो करेगा ही, भोला है ना बहुत। अरे भोले तो भंडारी भी है। जब कोई बहुत भोला इंसान है तो भोलापन तो अच्छी क्वालिटी है, लेकिन विडंबना देखो साहब कि मेरी सरलता का भी लोग मजाक उड़ाएंगे, मैं ये जानता हूं। तो मैं क्यों नहीं लिख रहा अपनी आत्मकथा? नंबर 1 में इसलिए अपनी आत्मकथा नहीं, वो क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते। लिखना, जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखने चाहते क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, मिला कहां वह सुख जिसका स्वप्न देखकर जा गया। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में कोई बहुत बड़ा सुख नहीं था। मेन तुम्हारा आंसर ये होगा, जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा इसलिए भी नहीं लिखना चाहते क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर वो अपनी आत्मकथा लिख देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके परिजन, उनके अपने अपने आप को उनके जीवन का, उनके जीवन के दुख का कारण माने। वो ये नहीं चाहते। दूसरा, अगर वो अपनी आत्मकथा लिख देंगे तब तो उन्होंने अपनी कमियों को भी लोगों के सामने रख दिया और लोग उनकी सरलता का, उनकी कमियों का भी मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, यही वो कहना चाहते हैं। इन लास्ट की 2 लाइनों में वो क्या कह रहे हैं? इन लास्ट की 2 लाइनों में वो यही कह रहे हैं कि कभी कभी पता है, खुद पढ़ के भी मीनिंग डिकोड करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि लास्ट की 2 लाइनों में यही कह रहे हैं कि देखो, अगर मैं अपनी पूरी जीवन तुम्हारे सामने रख दूं ना, तो तुम ना मेरी सरलता का मजाक उड़ाओगे, है ना? तुम जो है मेरी सरलता का मजाक उड़ाओगे, तुम यही करोगे, मेरे को पता है ना? बस बस वो अपनी भूल नहीं बताना चाहते जीवन में, है ना? वो नहीं बताना चाहते लोगों को कि क्या हुआ मेरे जीवन में और क्या नहीं हुआ। क्लियर? देखो, यही लिखा है, कवि का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत सरल था। मैंने बताया ना, कवि बहुत भोले थे, उनका स्वभाव बहुत सरल था, बहुत ही सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया, है ना? पर वो यही कहते हैं कि देखो, सरलता, मैंने कहा ना, जैसे भोले भंडारी, भोलेपन, सरलता यानी कि भोलापन, ये तो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, पर अक्सर लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। तो अपनी आत्मकथा इसलिए भी नहीं लिख रहे क्योंकि अगर मैंने लिख दी तो लोग इसका जो है मजाक उड़ाएंगे। दूसरा, मतलब भूले अपनी या प्रवंचना औरों को, प्रवंचना प्रपंच यानी कि षड्यंत्र रचना। कवि ये मानते हैं कि मैंने भी अपने जीवन में प्रपंच किए हैं। प्रवंचना मतलब क्या होता है? प्रवंचना मतलब होता है प्रपंच, है ना? तुम प्रपंच, या फिर कैसे कहें इसको, प्रपंच, ठग लेना, लोगों को, समझते हो ना? प्रपंच करना, ठग लेना, धोखा देना। तो मैंने भी अपने जीवन में प्रपंच किया है, मैंने भी लोगों को धोखा दिया है, वो ये कहते हैं, वो खुल के कहते हैं। तुम मुझे बताओ कि आखिरी बार कौन बड़ा था आदमी जिसने सबके सामने पब्लिकली कहा हो कि मैंने अपने जीवन में इसको धोखा दिया, इसको नहीं। इनके अंदर वो दम है। ये कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में गलतियां भी की है, मैंने प्रपंच भी किए हैं, शकुनी जैसे शकुनी प्रपंच करते थे। लास्ट की, मतलब इस पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जीवनी पढ़ के, मेरी आत्मकथा पढ़ के तुम अपने आप को मेरे जीवन के, मेरे खाली घड़े के, मेरे जीवन के दुख का कारण समझो। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने अपनी आत्मकथा लिख भी दी तो मैं पता है, स्वभाव से मैं बहुत भोला इंसान था, और मैं जानता हूं कि भोलेपन का तो भाई, भोला तो, मतलब ये विडंबना होगी कि तुम मेरे भोलेपन का भी मजाक उड़ाओगे, क्यों? भोलापन तो अच्छी क्वालिटी है, लेकिन मैं बहुत भोला था, इस वजह से मैं जानता हूं तुम मेरे भोलेपन का मजाक उड़ाओगे। साथ ही साथ तो ये भी कहते हैं कि मैं क्यों बताऊं, मेरे भोलेपन की वजह से जो मुझसे गलतियां हुई, या जो मैंने लोगों के साथ गलत किया, प्रपंच किया, वो भी मैंने किया है, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। ठीक है?
फिर वो क्या कहते हैं, उज्जवल ये बहुत कमाल की लाइन है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ, वही जो मैं गाता था, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कया कर जो भाग गया, है ना। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों के, यहाँ पे इन लाइनों को समझने से पहले आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। जयशंकर प्रसाद जी की एक धर्म पत्नी थी जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे। वो पता है उनके जीवन का सबसे अच्छा समय था जो जो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी जी के साथ व्यतीत किया। पर विधि की लेखन देखिए साहब, विधना की मतलब ऐसा लेख लिखा कि मतलब ऐसा हुआ कि उनकी धर्म पत्नी जी चल बसी। मतलब जयशंकर प्रसाद जी मतलब वो सही थी, बट शी डाइड अर्ली, वो काफी जल्दी उनका देहांत हो गया। फिर जयशंकर प्रसाद जी अकेले रह गए। वो उनसे इतना प्रेम करते थे कि शायद दूसरा विवाह भी ना कर पाए हो। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्टेक्स्ट, इस लाइन को समझने से पहले कॉन्टेक्स्ट ये है, जयशंकर प्रसाद जी की एक पत्नी थी जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। अपने जीवन का सबसे अच्छा समय जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी धर्म पत्नी के साथ बिताया है, और वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वो ये बता रहे हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, है ना, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कया कर जो भाग गया। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कि मैं अपनी अच्छी यादें कैसे बता दूं। वो ये कहते हैं यहाँ पे कि मैं अपनी अच्छी यादें तुम्हें कैसे बता दूं, है ना। जब मैं अपना दुख नहीं बता सकता तो मैं अपना सुख कैसे बता दूं, है ना। समझ रहे हो, उज्जवल गाथा, वो देखो बहुत कमाल की कवि है। मैं चाहता हूं यू शुड गेट एवरीथिंग। तुम ये समझने की कोशिश करो, वो कहते हैं प्रवंचना, मैंने अपने जीवन में मैं अपनी लिख दूंगा आत्मकथा, तो क्या होगा, जो मेरे अपने कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे जीवन में जो दुख है उसका कारण खुद को समझे। और अगर मैंने लिख भी दिया तो मेरी कमियों पे, मैं पता है बहुत भोला था, तुम मेरे भोलेपन पे, मेरी सरलता पे हंसोगे। साथ ही साथ ये भी कहते हैं, मैं हाँ मेरे सरलता पे हंसोगे, प्लस मैंने जीवन में कुछ गलत काम भी किए हैं, मैंने कुछ प्रपंच, मैंने कुछ छल कपट भी किया है जीवन में, मैं नहीं चाहता हूं तुम्हें मैं बताऊं। फिर वो ये बताते हैं कि छल कपट तो किया है, लेकिन मेरे जीवन में एक उज्जवल वक्त भी आया है, मैंने बहुत अच्छा, हर इंसान के जीवन में, अरे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, कि ना तो सुख स्थायी है ना तो दुख स्थायी है, इसलिए ज्ञानी या सिद्ध पुरुष वही है जो सुख में सुखी नहीं होता और दुख से दुखी नहीं होता। कल्पना करो कि एक सागर है, सागर के ऊपर, है ना, पानी को कभी ऊपर से देखोगे ना, तालाब को नहीं, समुद्र को, हमेशा हिलता रहता है। तो जो सागर के ऊपर की मछलियां होती है ना, वो हमेशा हिलती रहती हैं। पर जितनी सागर की गहराई की मछली है ना, सागर की गहराई में स्थिरता होती है ना। तो तुम अपने माइंड के इमोशनल लेवल पे हो या माइंड के इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, ये समझना बहुत जरूरी होता है। अगेन कम ऑन, लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। जयशंकर प्रसाद जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि मेरे जीवन में एक बहुत अच्छा समय था जो मैंने अपनी लिख देना अपनी धर्म पत्नी के साथ बिताया, पर मैं जब अपना दुख नहीं बता सकता तो मैं अपना सुख भी नहीं बताऊंगा, मैं अपना सुख तुम्हें नहीं बताना चाहता। ठीक है ना, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कया कर जो भाग गया। वो यही कहते हैं, कवि के अनुसार वो रातें, वो हसीन लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए, उनके जीवन का सबसे बेस्ट पार्ट, है ना। वो क्या कहते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस तरीके से लिख देना कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी प्रेमिका से, अपनी धर्म पत्नी जी से बहुत प्रेम करते थे। वो पल जो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के साथ शेयर किए, मतलब जो जो पल बिताए, वो किसी और के साथ नहीं बांटना चाहते। सुनो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कवि जयशंकर प्रसाद जी जो उन्होंने अपने प्रेमिका के साथ पल बिताए वो किसी और के साथ नहीं बांटना चाहते। जो मैंने लाइन कही अभी, क्या तुम इसको लिख रहे हो और एज इट इज याद कर रहे हो? ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कवि, क्योंकि लोगों के साथ, कवि ये कहते हैं इन लाइनों में, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, कि अगर मैं अपना दुख तुम्हारे साथ नहीं बांट सकता
तो मैं अपना सुख कैसे तुम्हारे साथ बांट दूं? मैं अपना सुख भी तुम्हारे साथ नहीं बांटना चाहता। वो अच्छे पल, मेरे जीवन में कुछ अच्छे पल हैं, अपने हिसाब से लिखो बेटा। जिस दिन तुमने अपने ऊपर विश्वास रखा, मैं कह रहा हूं ना, ये मान करके चलो कि तुम जयशंकर प्रसाद हो और तुम अपने जीवन के अंत में क्या संदेश देने वाले हो। ये व्यक्ति जो है 1937 में चल बसे यार, मैन बोर्न इन द 20th सेंचुरी। वो पैदा तो हुए थे 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, आज से कई साल पहले चल बसे। लेकिन भविष्य को तुम्हारे जैसे जो जवान 15-16 साल के बच्चे हैं, उन्हें एक मैसेज दे करके जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद। समझ रहे हो? तुम ये कल्पना करो, मैं अगर जीवन में अंतिम संदेश कोई लिखता, कोई अंतिम कविता लिखता, तो मैं क्या कहता लोगों को? वो यही यहां पे तुमसे कह रहे हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मेरे जीवन में सुख भी आया था, मैं झूठ क्यों बोलूं? अगर मैं भोला था, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है, तुम मेरे भोलेपन पे हंसोगे, ठीक है। अगर मैंने अपनी जीवनी लिख दी, मेरी जीवनी को पढ़ के लोग अपने आप को मेरे दुख का कारण समझेंगे, ठीक है। लोग जो है ना, ये सारी चीजें तो होंगी कि लोग ये समझेंगे कि मतलब अगर मैंने अपनी जीवनी लिख दी तो लोग यही समझेंगे कि मतलब कि मेरे दुख का कारण वो खुद को मानेंगे। अरे पढ़ा था ना हमने कि मेरे दुख का कारण वो खुद को मानेंगे, है ना। साथ ही साथ जो है, मैं अपनी भूले, अपनी प्रवंचना, मैंने लोगों के साथ प्रपंच किया है, कुछ लोगों को ठगा है, ये भी बात सही है, ये मैं नहीं बताना चाहता। पर मैं अपना सुख भी तुम्हें नहीं बताना चाहता। मैं कैसे उन पलों को तुम्हारे सामने रख दूं जो मेरे जीवन के सबसे अच्छे पल थे। वो पल जो मैंने अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका, अपनी धर्मपत्नी, जो लिखना है लिखो, अपने हिसाब से लिखो। जिस दिन तुम में यह सामर्थ्य होगा कि नंबरों की चिंता किए बिना टू डू द जस्टिस टू अ ग्रेट मैन लाइक दिस, तुम अपने हिसाब से आंसर्स लिखो। वो आंसर सही होगा क्योंकि वो सही होगा, तुम्हारी आत्मा ने वो लिखा है। मार्किंग स्कीम में कुछ भी हो, सत्य सूर्य की तरह होता है, आंख बंद करो खुली रखो दिखाई देगा। अगर लिखा है वो सही लिखा है, मैं आशीर्वाद देता हूं, नंबर तुम्हें मिलेंगे, और वो मिलते ही हैं। क्योंकि एज अ पेपर चेकर वी गेट टायर्ड, हम भी देखना चाहते हैं कि कितनी गहराई से वो लिखता है। अगर ये लाइनें आती हैं, तुम लिखना कि कवि जयशंकर प्रसाद जी एक बहुत महान कवि थे। मैं ऐसे ही लिखता। इन लाइनों का विश्लेषण करने से पहले या इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद जी की धर्मपत्नी थी जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ये ऐसे डायरेक्ट लिख देना, इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ये कहना चाहते हैं। कवि का नाम नहीं पूछना है, फिर भी तुम लिख देना, इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी आशय स्पष्ट करते हैं या ये कहना चाहते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन का सबसे अच्छा समय अपनी प्रेमिका, अपनी धर्मपत्नी के साथ बिताया है। जयशंकर प्रसाद जी का ये मानना है कि अरे वो पल जो मैंने अपनी प्रेमिका के साथ, जो मेरे एकांत के पल थे, वो पल मैं कैसे तुम्हारे सामने रख दूं? अगर मैं अपना दुख तुम्हारे साथ नहीं बांट सकता तो अपना सुख मैं तुम्हारे साथ कैसे बांट दूं? ठीक है, मिला वो ये अरे खिलखिलाकर हंसने वाली ये इन दोनों लाइनों का वही मतलब है। दुख नहीं बांट सकता, सुख कैसे बता दूं? मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय जो मैंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताया, वो पल मैं तुम्हें कैसे बता दूं, है ना। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। एक तरीके से ये लाइनें मुझे ऐसा लगता है इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है कि उनकी पत्नी बहुत ज्यादा साल जी नहीं, तो ये कहना चाहते हैं कि जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाते थे सपने से, उनमें से कोई भी सुख उन्हें कभी नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब तब उनकी प्रेमिका मुस्कुरा तुम इसको इस तरीके से मत लिखना। तुम्हें पता है उनकी प्रेमिका ज्यादा साल जी नहीं। इसका लास्ट की दो लाइन क्या है, ऊपर की दो लाइन क्या है, उज्जवल गाथा कि मेरे जो मतलब बेसिकली ये है कि प्राइवेट पल तुम्हें कैसे बता दूं, सुख नहीं बता सकता, दुख कैसे बताऊं। जो लास्ट की दो लाइन है वो है, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मेरे जीवन में सुख तो था पर वो सुख स्थायी नहीं था। या तुम इतना मत लिखना, तुम ये लिख देना कि मेरे जीवन में कभी भी तुम जो सोचते हो वो सुख मुझे कभी मेरे जीवन में नहीं मिला। कई बार सुख मेरे जीवन के बहुत समीप था, पर जब मैं उसे गले लगाने जाता था, आलिंगन मतलब गले लगाना, तब वो सुख मुझसे और दूर भाग जाता था। बस इससे ज्यादा नहीं लिखना है, इतना ही लिखना लास्ट की दो लाइन में कि मुझे मेरे मिला कहां वह सुख। अरे हिंदी पढ़ो ना, मिला कहां वह सुख, मुझे मेरे जीवन में वो सुख कभी नहीं मिला जो तुम्हें लगता है मुझे मिला होगा। अरे तुमको लगता होगा कि एक टीचर बनके जब हम यहां खड़े हैं, पैसे कमा रहे हैं, लाखों लोगों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। पर इस कैमरा की इस तरफ आकर के देखो, ये सुख मुझे आज भी नहीं मिलता। आज भी कभी कभी मेरे हृदय में वो पीड़ा होती है। इस जीवन में सुखी वही है
जो जानता है वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, और कोई सुखी नहीं है। जो वो कर पा रहा है जो वो करना चाहता है। एक ऐसा बच्चा जो कॉमर्स लेना चाहता है और साइंस ले रहा है, उससे पूछो दुख क्या होता है। एक ऐसा बच्चा जिसके घर में परेशानी है, पिताजी शायद अजीब पर व्यवहार करते हैं, उसके बाद भी वो पढ़ रहा है, उससे पूछो दुख क्या होता है। ये होता है दुख। खैर, वो अपने प्राइवेट पल नहीं बताना चाहते, अपना सुख नहीं, दुख नहीं बांट सकते, सुख क्या बांटे, है ना। मिला का उन्हें वो सुख कभी नहीं मिला जो लोगों को लगता है उन्हें मिला होगा। जीवन में कई बार कुछ सुख उनके बहुत करीब आए, पर जब तक वो उन सुख तक पहुंच पाते, वो सुख मुस्कुराकर भाग गए। बस, इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता ये। बस ये लास्ट लाइन है, लास्ट पैराग्राफ है। इज इट लास्ट? कंथा की ये लास्ट है? नहीं नहीं, कंथा की लास्ट नहीं, इसके बाद ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। देखो कह रहे अरुण कपोल, है ना। देखो, किसी फीमेल के लाल लाल रंग के गाल, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, वो अपनी प्रेमिका से अब उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं कि वो अपनी धर्मपत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उनके धर्मपत्नी के लाल लाल गाल थे, तो उन गाल को देख के उन्हें बहुत मतवाले हो जाते थे, प्रेम में मतवाले हो जाते थे अपनी खूबसूरत प्रेमिका के लाल लाल गाल को देख के। फिर दूसरी लाइन, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इस सेकंड लाइन में वो कहना चाहते हैं उषा यानी कि सूर्य उदय, कि आज भी जब वो उगते हुए सूरज को देखते हैं ना, अभी सूरज पूरा उगा नहीं है, थोड़ी थोड़ी उसकी ऑरेंज ऑरेंज लाइट आ रही है, तो वो ऑरेंज ऑरेंज लाइट को, उस उगते हुए सूरज को देख करके, उस ऑरेंज कलर को देख करके उन्हें अपनी प्रेमिका के ऑरेंज ऑरेंज मतलब लाल लाल गाल के याद आते, सुंदर करुण कपोलों के, है ना। उन्हें अपने प्रेमिका के गाल की याद आती है। यानी कि ये बंदा अपने लाइफ पार्टनर को इतना मिस कर रहा है, ये महान व्यक्ति अपनी प्रेमिका को इतना याद करते हैं कि सूर्य उदय के वक्त भी सूरज का वो जो मतलब, है ना, अजीब सा लाल रेडिश कलर का जो रोशनी होती है सूर्य उदय में, उस रोशनी में भी उन्हें अपने प्रेमिका के लाल गाल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, है ना, कि जिसके अरुण कपोल, इसका यही मतलब है कि वो इन पंक्तियों में अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी प्रेमिका के सुंदर लाल लाल गाल थे। आज भी जब वो सूर्य उदय को देखते हैं और सूर्य उदय की लालिमा को देखते हैं, तो उन्हें अपनी प्रेमिका के गालों की याद आती है। फिर उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। बताता हूं, स्मृति यानी कि पाथे, स्मृति यानी कि याद, पाथे यानी कि इसका मतलब होता है, तुम ये समझ के चलना, पाथे मतलब वहां संबल लिखा है, लेकिन तुम संबल मत समझना, तुम ये सब मीनिंग हटा देता हूं। तुम ये समझना, पाथे का मतलब ये होता है रास्ता। तुम ये थके पथिक की पंथा की, है ना। जैसे एक थका हुआ आदमी है ना, बहुत लंबा वो रास्ता चल रहा है, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा थक गया है, ठीक है, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा थक गया है, वो चलते चलते क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं आराम चाहिए। तो जीवन में जब कवि जो अपने जीवन को जी रहे हैं, तो जब उनके मतलब आराम, जैसे जब अपने जीवन से थक जाते हैं ना, उनको लगता है कि मेरा जीवन बहुत नीरस है, बहुत बेकार सा है, तो अपनी प्रेमिका के बारे में याद करते हैं। उसी का जिक्र वहां पे किया जा रहा है। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब होता है व्हेन वी टॉक अबाउट इसके बारे में। पथिक का मतलब होता है पदयात्री, जो पैदल यात्रा कर रहा हो। पंथा का मतलब क्या होता है, तुम ये याद रखो, पंथा मतलब सहारा, तुम इस तरीके से याद रखना, है ना। या तुम समझो पाथे मतलब सहारा है, स्मृति, पाथे मतलब सहारा, ये लिख लेना, है ना। 10 वर्ड मीनिंग मत लिखना, खाली लिखना नंबर 1 पाथे मतलब सहारा, ठीक है। दूसरा मीनिंग मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, पथिक, है ना। नंबर 2 यहां डाल रहा हूं, पथिक मतलब क्या होगा, पथिक मतलब तुम डालना पदयात्री, है ना। तो पदयात्री, एक यात्री जो पैदल यात्रा कर रहा है, वो थक जाता है ना, तो उसके उसका रास्ता कंटिन्यू करने का सहारा क्या है। बेसिकली वो कह रहे हैं मेरे जीवन जीने का सहारा वो स्मृतियां हैं। नंबर 3, स्मृतियां वो यादें हैं। किसकी यादें, मेरी पत्नी की, मेरी प्रेमिका की वो यादें हैं। ठीक है, बस इन 3 मीनिंगों से तुम पूरा समझ जाओगे। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके लाल रंग के गाल, है ना, मतलब तुम इस तरीके से लिखना कि कवि जयशंकर प्रसाद जी इन पंक्तियों में यह कहना चाहते हैं कि वो अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करते थे,
है ना। इन पंक्तियों में उन्होंने अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन किया है कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल थे। दूसरा, अनुरागिनी उषा लेती थी निज मधुमाया में कि जब वो सूर्य उदय को देखते हैं तो उस सूर्य उदय की लालिमा को देख करके उन्हें अपने प्रेमिका के अरुण कपोलों की, प्रेमिका के लाल लाल गालों की याद आती है। फिर वो कहते हैं उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, कि उसकी जो याद है वो आज भी मेरे जीवन जीने का सहारा बनी है। जैसे एक पदयात्री जो एक पैदल यात्री कर रहा है, पैदल है 2 किलोमीटर चल लिया, थक गया है बेचारा, फिर भी अगर कोई उसको दिखता है ना दूर वहां राम जी का मंदिर है, वहां बैठ जाता हूँ, थोड़ा पानी मिल जाएगा, तो वो सहारा मिल जाता है, तो वो और 1 किलोमीटर चल जाएगा वहां तक जाने के लिए। समझ रहे हो। सीवन को, अब लास्ट लाइन, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सी व्हाट इज कंथा, दिस इज अ गुड थिंग। कंथा क्या होता है? एक पोटली होती है, आजकल तो तुम्हें पोटली नहीं पता होगी, एक पोटली होती है जो ऊपर से सिली हुई होती है। आमतौर पे पोटली है, उसको तुम खोलोगे खुल जाएगी। कपड़े को मतलब भी एक बड़ा सा कपड़ा लो, उसमें कुछ सामान डालो, चारों छोर से उसको बांध दो, ये पोटली बन गई। पर अब ऐसी ही कोई पोटली है जिसे बांधा नहीं, जिसे सीला गया है, तो उसको हम कंथा बोलते हैं। तो तुम मेरी कंथा को उधेड़ के, मतलब वो अपने जीवन को उस पोटली की तरह देखते हैं जिसका मुंह सीला हुआ है। वो कहते हैं तुम मेरे जीवन की सीवन उधेड़ के उसे तुम क्यों देखना चाहते हो, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम छोड़ दो ना, मेरा जीवन रहने दो, जैसा है चलने दो। तो इन लाइनों में वो यही कहना चाहते हैं कि इन लाइनों में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी पत्नी की सुंदरता का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि उनकी पत्नी के सुंदर अरुण लाल लाल गाल थे। आज भी जब वो, बाकी में तुम डायरेक्ट देखना, आज भी जब वो सूर्य उदय को देखते हैं तो सूर्य उदय की लालिमा को देखकर उन्हें अपनी पत्नी के अरुण कपोलों की, अपने पत्नी के लाल गालों की याद आती है, जिसकी याद उन्हें मतवाला कर देती है, वगैरह वगैरह। फिर तुम लिख देना कि आज भी उनकी धर्म पत्नी की याद उनके जीवन को जीने का सहारा है। ठीक है, तो वही लिखा गया है। स्मृति, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सहारा बनी है एक पदयात्री का, है ना, कि आज भी उनकी पत्नी की यादें उनके जीवन जीने का सहारा है। जैसे एक पदयात्री को कोई सहारा मिलता है तो वो अपनी यात्रा अपने मन से बना रहा हूं, मन से यात्रा कंटिन्यू करता है, अपनी यात्रा में बरकरार रहता है। उसी तरीके से उनके जीवन जीने का सहारा, अपने जीवन रूपी पथ पर चलने का सहारा क्या है? उनकी पत्नी की यादें, उसी के जरिए वो अपने जीवन में आगे चल रहे हैं। वो अंत में ये कहते हैं कि तुम मेरी कंथा की, मेरी सिली हुई पोटली को उधेड़कर क्यों देखना चाहते हो, ऐसा मत करो। अब लास्ट पैराग्राफ क्या है? छोटे से, सबसे अच्छा है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ये लास्ट लाइन बहुत इमोशनल है। एनीवेज, छोटे से जीवन की, मेरा जीवन छोटा है और है भी छोटा। अरे एक ऐसा व्यक्ति जो 60 साल भी नहीं जी पाया, 50 साल भी नहीं जी पाया, उस समय जब लोग 70-80 साल जीते थे गांव में, he didn't live a very long life, he did not live a very long life। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी, मेरा जीवन बहुत छोटा था, कैसे बड़ी बड़ी कथाएं कहूं कि मैंने ये बड़ा काम सा किया, मैंने ये युद्ध जीत लिया। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया अपने जीवन में। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी बड़ी कथाएं, कोई बड़ा काम तो किया नहीं, कैसे बड़ी बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कि जिसको अपनी जीवन गाथा लिखनी है, जिसको अपनी आत्मकथा कहनी है, वो साहब कह दे, मैं उसकी सुन लेता हूं, पर मैं मौन रहूंगा, मैं अपनी चुप्पी नहीं तोड़ूंगा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं। तुम सुनकर मेरा क्या भला कर लोगे? मेरे जीवन में जो दुख चला गया वो दुख तो चला गया, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तुम सुनकर क्या भला कर लोगे? तुम पढ़ के आनंद ही पाओगे ना। अरे आज अगर शुभम सर तुम्हें बता दे कि शुभम सर के जीवन में ये दुख है, तुम क्या कर लोगे? हाँ, इधर उधर हाथ पांव चला गए, पर तुम्हारे पास शक्ति, कोई भी क्यों करेगा कुछ? सब लोगों का अपना जीवन है, लोग अपने लाइफ में बिजी हैं। तो कहने का मतलब यही है ना, कि वही है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनूं मैं मौन रहूं। मेरे जीवन में लोग कहते होंगे मैं बहुत बड़ा लेखक हूं, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैं छोटे से जीवन की कैसे बड़ी बड़ी कथाएं आज कहूं। इससे बेहतर तो यही है कि जिसको अपनी आत्मकथा लिखनी है वो लिखे, मैं मौन ही रहता हूं। ठीक है, सुनकर, और ऐसे भी तुम सुनकर के क्या कर लोगे, मेरा भला तो तुम कर नहीं पाओगे मेरी आत्मकथा सुन करके।
दिस इज अ वेरी स्पेशल लाइन, लास्ट लाइन। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, और ऐसे भी थकी मेरी मौन व्यथा, मेरा मौन, मेरा साइलेंस अभी थका नहीं है। थकी सोई, मेरा साइलेंस अभी थका नहीं है, मेरा साइलेंस अभी सोया भी नहीं है। मैं और देर मौन रह सकता हूं। अगर कभी मेरी साइलेंस थक जाती है तो या तो मैं मर जाऊंगा या फिर मैं अपनी जीवनी तुम्हें बता दूंगा। अरे सच अ ग्रेट मैन, एक महान आदर्श, एक महान चरित्र, जयशंकर प्रसाद। फिर भी कितने लोग जानते हैं उनके बारे में? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से यही कहता हूं, तुमको जीवन में 100 लोग जाने या 10 लोग जाने, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि जो तुम्हें जानते हैं या जो तुम्हें कभी याद, कोई तुम्हें याद ना भी करे, तुम जीवित रहोगे, मैं जानता हूं। अगर कल को शुभम सर पढ़ाना छोड़ भी देना, तो उन बच्चों में जिनमें मैंने प्रेरणा दी है ना, उनमें किसी ना किसी रूप में मैं जिंदा हूं। मुझे मारने का कोई तरीका नहीं है। वो प्रेरणा, वो अनुभव जो मैंने तुम्हें दिया है, उस अनुभव में मैं जिंदा हूं। यही सारी चीजें होती हैं जो जीवन में जीने लायक है ना। ये पोयम तो यही खत्म हो गई, पर तुम भी पता है हमेशा यही सोचना, ग्लोरी के पीछे मत जाना। पर पता है मैं कोई नहीं होता कि तुम्हें अपना जीवन कैसे जीना है। अगर मैं तुम्हें ये बताता हूं कि तुम्हें अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए, तो मैं खुद जो है उस चीज के खिलाफ हूं जो मैं अक्सर कहता हूं कि मनुष्य को अपने जीवन का पथ खुद चुनना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें होती है जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी का धन नहीं लूटना चाहिए, धोखाधड़ी मत करो, अच्छा जीवन जियो और जीने दो। अगर तुम इसका अर्थ सही मायने में समझा पाए हो, समझ पाए हो, माफ करना, और यहां तक वीडियो देख रहे हो, ईश्वर आपका कल्याण करे। शुक्रिया। Download the app now.